हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का अध्याय 6 न्यायपालिका। ठीक, ये जो वीडियो का पार्ट 2 है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखें। चलो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। देखो, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी अधिकार हैं उसके कार्य क्या क्या हैं वे हम पढ़ेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पहला है मौलिक, अपीली, सलाहकारी, रिट और विशेषाधिकार। ठीक, तो हमें इसे टॉपिक वाइज समझते हैं। पहला आता है मौलिक क्षेत्राधिकार। अब देखो, मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है। देखो, कई बार ऐसे मुकदमे आ जाते हैं न्यायालय में कि जो है उच्च न्यायालयों से सुलझा नहीं पाती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है वही जो है उस पर सुनवाई कर सकती है। ठीक, संघीय व्यवस्था में केंद्र व राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों को सुलझाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अब देखें कि संघीय व्यवस्था में जो होते केंद्र और राज्य होते हैं, पूरे देश को कौन चलाते हैं? केंद्र, और राज्य जो है अपना अलग अलग होता है। तो उनके बीच जो है कभी कभी विवाद जो है उत्पन्न हो जाता है, तो उन्हें ही सुलझाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट बनाई है। तो इसके मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है अपना सुनवाई जो है वह करती है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों का केवल सर्वोच्च न्यायालय ही निपटारा कर सकती। ये ऐसे मामले होते हैं जिसे सरकार कोई और जो है सुलझा नहीं सकता, निपटारा उसका नहीं कर सकता, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ही इसका निपटारा जो है करता है। इनकी सुनवाई दूसरे न्यायालय में नहीं हो सकती क्योंकि ये ऐसे मुकदमे हैं जो छोटे मोटे जो न्यायालय हैं उन पर जो है नहीं हो सकते उस पर सुनवाई, इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जो है यही सुलझा सकता है। दूसरा पॉइंट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं? पहला पॉइंट है इसमें संवैधानिक व्याख्या। संविधान के आधार को स्पष्ट करना, संविधान की व्याख्या करना आदि कार्य सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय का क्या कार्य है कि संविधान में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जिसकी चीज़ों की व्याख्या करी गई है, तो उसे जो है बताती है, उसे स्पष्ट रूप से लोगों को समझाती है सुप्रीम कोर्ट जो होता है। अब आता है दूसरा पॉइंट है दीवानी। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया, जो दीवानी मामले जैसे होते हैं जो पारिवारिक विवाद से उत्पन्न होते हैं। ठीक, उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी मुकदमों में दिए गए निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अब दीवानी मामले जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में भी उसकी अपील हम कर सकते हैं यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इन मुकदमों में सामान्य महत्व का कोई कानूनी प्रश्न उलझा हुआ है और उसका उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना आवश्यक है। अगर उच्च न्यायालय इन विवादों को नहीं सुलझा पाता तो सर्वोच्च न्यायालय इसे सुलझाने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट है फौजदारी। जैसे किसी की हत्या कर दे, बलात्कार आदि जो हो जाते हैं, ऐसे मामले होते हैं वो फौजदारी होते हैं। दीवानी मामले होते हैं जो परिवार से संबंधित जो बातें होती हैं उससे जो विवाद उत्पन्न होते हैं। फौजदारी में जैसे किसी की हत्या, चोरी, डकैती आदि हम जो कर देते हैं तो वो फौजदारी मामले आते हैं। उच्च न्यायालयों के जिन फौजदारी मुकदमों के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब फौजदारी मामले जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में भी हम उसमें अपील कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है
सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अब सलाहकारी कैसे है ये? जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। अब जनहित मतलब कि जनता के लिए जो भी निर्णय होते हैं तो राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसे राष्ट्रपति जो है उसको अपनी सलाह देता है राष्ट्रपति को। ठीक। चौथा पॉइंट है इसमें रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट संबंधी ये हमने अध्याय 2 में भी पढ़ा है रिटों के बारे में कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति न्याय पाने के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो हम उच्चतम न्यायालय जो है जा सकते हैं, उनकी शरण ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने आदेश जो है रिट के द्वारा भी दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। अब रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण था, परमादेश था, निषेधादेश था, उत्प्रेक्षण लिख, तो उच्च न्यायालय क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय भी जो है रिट हमारे जारी कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेक्षण लेख तथा अधिकार प्रेक्षित जारी करने का अधिकार जो है व्यक्ति के पास होता है। अब व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। ठीक। और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, ये अध्याय 2 में मैंने समझाया है, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। 5वां पॉइंट है इसमें विशेषाधिकार। अब सर्वोच्च न्यायालय को विशेषाधिकार क्या प्राप्त हैं? किसी भारतीय अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई। अब मान लो किसी भारतीय मुकदमा जो है वो चल रहा है तो वो स्पेशल लाइव जो पिटीशन है, अपील जो है वो व्यक्ति जो है भारतीय अदालत में अपनी अपील जो है कर सकता है स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत। एक ये कानून है, इसके अंतर्गत ही व्यक्ति जो है अदालत में जाता है। दूसरा पॉइंट है भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। देखो, न्याय का मतलब है जो आम व्यक्ति जो होता है, साधारण व्यक्ति को भी न्याय प्राप्त हो। ठीक है, अमीर व्यक्ति को ही न्याय प्राप्त ना हो, गरीब व्यक्ति भी अपना जो है न्याय पाने के लिए न्यायालय जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई है। ठीक है, देखो न्यायिक सक्रियता का मतलब है जो न्याय की लगातार हमें प्राप्ति होती है। तो वो जो लोकतांत्रिक हमारा जो देश है तो उसमें न्यायिक सक्रियता का जो महत्व है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और कार्यपालिका जो है उसके लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें चुनाव प्रणाली को भी ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया है। और हमारे जो चुनाव प्रणाली है, कैसे सरकार का जो हम चयन करते हैं, तो वह भी प्रणाली जो हमने अपनाई है वह भी बहुत ज़्यादा साधारण है और आम व्यक्ति भी इसे समझ सकता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा न्यायपालिका और संसद। न्यायपालिका और संसद के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। अब भारतीय जो संविधान है, भारत का जो संविधान है उसमें जो है सरकार के जितने भी अंग हैं, जैसे न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, ठीक है, विधायिका हो गया, तो इन सभी के जो कार्य क्षेत्र हैं, कार्य को बंटवारा जो है बताया गया है। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद व न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। अब देखो,
भारत का जो संविधान है उसमें संसद और न्यायपालिका के बीच भी टकराव होता है। कभी कभी विधायिका ऐसे नियम बना देती है जो न्यायपालिका को स्वीकार नहीं हो पाते, और कभी कभी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच भी टकराव देखने को मिलता है। देखो संपत्ति का अधिकार, देखो संपत्ति का अधिकार जैसे हुआ था, ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही था हमारे, तो पर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और इसी के बीच जो है न्यायपालिका और संसद के बीच भी टकराव देखा गया था उस समय। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में। संसद के पास जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति उसे प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। अब ये सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि मौलिक अधिकारों को जो है हम सीमित नहीं कर सकते। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें निवारक नज़रबंदी कानून। निवारक नज़रबंदी जो कानून है हमारा, जैसे जो भी गलत काम हो जाता है हमारे, तो निवारक नज़रबंदी के कानून जब लाया गया था तो इनके बीच जो है संसद और न्यायपालिका के बीच जो है टकराव देखने को हमारे मिलता है। नौकरियों में आरक्षण संबंधी जो कानून होते हैं, हम नौकरियों में जो है आरक्षण प्रदान कर देते हैं, जैसे जो गरीब जाति के जो वर्ग के लोग होते हैं तो हम उन्हें आरक्षण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है? नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने हेतु न्यायपालिका द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने से है। देखो सक्रियता का मतलब है न्याय को हम नागरिकों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, हम कैसे समाज में न्याय को हम बढ़ा सकते हैं, तो वह न्यायिक सक्रियता कहलाती है। न्यायिक सक्रियता सरकार के अन्य दो अंगों विधायिका और कार्यपालिका को उनके संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कराने के लिए न्यायपालिका की भूमिका पर बल देता है। अब देखो न्यायिक सक्रियता का मतलब ये भी होता है कि जो विधायिका और कार्यपालिका उसका जो कार्य क्षेत्र है, उनके जो उनसे भी दायित्व हैं उनके करने के लिए जो है न्यायपालिका उसे बल देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनहित याचिका। अब देखो जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। कोई भी साधारण जो व्यक्ति है हमारा, वह न्यायालय जा सकता है और अपने जनहित के बारे में अपनी सुनवाई करवा सकता है। जनहित याचिका के अंतर्गत गरीब व्यक्ति को आसानी व सस्ते में न्याय प्राप्त होता है, उसे जनहित याचिका कहते हैं। अब जनहित याचिका का मतलब है जब गरीब व्यक्ति को आसानी से जो है न्याय प्राप्त हो जाए और सस्ते में न्याय प्राप्त हो, तो हमें उसे जनहित याचिका कहते हैं। अब जिन लोगों पर पैसा नहीं होता तो वह जनहित याचिका के तहत जो है अपने सुनवाई जो है करवा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। अब 1973 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिए थे वह हम बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें संविधान का एक मूल ढांचा है। संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। अब संविधान में जो है हम बहुत सी चीज़ें घटाते बढ़ाते रहते हैं, तो संविधान के जो मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को दिए गए हैं उनमें जो मूल ढांचा उसके अंतर्गत जो हम छेड़छाड़ कोई भी नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है इसमें संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने कहा कि
यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं। अब संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार में ही दे रखा था, पर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और न्यायालय ने कहा कि ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। अब देखो, जैसे हमें स्वतंत्रता, समानता जैसे ये जो अधिकार हमें प्रदान किए गए, तो संपत्ति का अधिकार जो है अब हटाकर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने उसे संविधान के द्वारा हटा दिया गया। उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब न्यायालय ने कहा कि संपत्ति के अधिकार पर हम प्रतिबंध जो है लगा सकते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट है इसमें, संसद व न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते हैं। संसद और न्यायपालिका के बीच जो है विवाद जो है बना रहता है। संविधान यह व्यवस्था करती है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। संविधान की जो व्यवस्था होती है, तो न्यायाधीश जो है उस पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। कुछ ऐसे विषय भी न्यायपालिका बनाती है, उस पर जो है संसद उंगली उठाती है अपनी। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है। ये दोनों ही एक दूसरे पर जो है उंगली उठाते हैं और इन दोनों के ही बीच जो है टकराव की स्थिति जो है बनी रहती है, संसद और न्यायपालिका के बीच। ठीक, यह आपका चैप्टर जो है अब समाप्त हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।